सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली के श्रोताओं को और बुआ जी आपको राजश्री का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राष्ट्री जी, और हमारे सभी श्रोताओं को बुआ का भी स्नेह, आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, अभिवादन। क्या बात और है? नहीं नहीं, मैं सुन रही थी आपको, जब आप बोलती हैं मैं बहुत गौर से सुनती हूँ, पता है आपको? केवल नमस्ते और दुआ सलाम में क्या गौर से सुनना? उसमें कितनी सारी बातें, कितना सारा प्यार। तो ये बात तो है, अभिवादन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कहते हैं ना कि आपका अभिवादन है, आप हमारे कहते हैं मस्तक के चंदन हैं, तिलक हैं, तो कुछ ऐसा ही होता है, सुशोभित होता है। और हमारे कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत जब आजकल दोहे से होती है तो ये कार्यक्रम भी सुशोभित हो जाता है। बिल्कुल। तो दोहा आप सुनाएंगी या मैं सुनाऊं? भाई देखिए, ये तो संगत के असर के ऊपर ही है। धूम कुसंगति कारिक होई, धूम कुसंगति कारिक होई, लिखी है पुराण मंजु मसी सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। क्या बात है। अर्थ हुआ, कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। तो भाई ये है, विविध तरह से बताया गया है कि धुआं कैसे कैसे क्या क्या करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे कैसे क्या क्या करती हैं। ऐसे ही हमारे जो विचार हैं वो पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या कर देते हैं, है ना? लेकिन विचार सही होने चाहिए, विचार सकारात्मक होने चाहिए, विचार आशावान होने चाहिए। अरे ये चाहिए चाहिए वाली जो बात है ना, वो चाहिए चाहिए में ही रहती है। जो चाहिए वो होता नहीं है, और जो होता है वो चाहिए नहीं होता है। जो गलत चीज चाह लेते हैं वो आप पा लेते हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो आप नहीं करते। ये तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जी हाँ, आप खुद को कितना खुश रखना चाहते हैं। नहीं बुआ जी? बिल्कुल यही तो हम कह रहे हैं भाई, कि व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। इसीलिए तो हम बात करते हैं कि वो व्यक्ति विशेष आप बन जाइए कि किस चीज को कैसे लेना है विशेष तरीके से। जी हाँ, विचारों की क्वालिटी पर जरूर ध्यान दीजिए। किस तरीके के विचार हैं जिन्हें आप अपने पास रखेंगे, और किस तरह से आप बादल बन जाएंगे और बारिश करेंगे। बिल्कुल। और हाँ, ये जो कोई कह रहा था, नहीं, अच्छा हाँ, एक मिनट क्या बात है, परसों कहाँ घूमने गई थी? और घूमी थी मतलब कहाँ से पता नहीं क्या क्या खा के आई थी, और सुना तबीयत खराब हो गई थी उसके बाद। कौन कह रहा? वॉमिटिंग? नहीं, हमने भाई पहले बताओ सच है कि नहीं? बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल घर में थी। भाई हमने तो यही सुना कि गई थी राष्ट्रीय, किसी ने कहा कि हमें तो किसी बहुरिया ने ही कहा था कि रज्जू मौसी गई और पता नहीं कहाँ घूमने गई, फिर पता नहीं क्या खा लिया। हमसे पूछ लेती तो हम सही जगह बता देते, फिर मौसी ऐसे गई और फिर उसके बाद घर आई। लोग कह देते ना, किसी दूसरे के कंधे से वो गोली चला कर की, जी कोई कह रहा था, कोई कह रहा था। नहीं, हम तो बता रहे बहुरिया ने कहा। अब कौन सी बहुरिया आप बताएंगी? तो ना कह रही थी, बस कोई तो कह रहा था। और क्योंकि उसने भी कहा कि कोई और कह रहा था बुआ हमसे। तो हमने पूछा कि तुम्हें देखा था? कोई नहीं, कोई कह रहा था हमसे। तो हमने कहा पूछ लें। खैर, अब ध्यान रखेंगे हम लोग कि कौन कह रहा था। जब तक कि ये नाम न बता सकने की स्थिति में हम रहे तो बिल्कुल कोई भी बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। अंधेरे में भी तीर चलाने वाली बात होती नहीं चलाएंगे भैया, इतनी तीरंदाज नहीं है हम लोग। क्योंकि हम लोग अच्छे व्यंजन बना सके, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज कुछ बता दे मौसम के व्यंजन। हाँ, आज आप कह रही थी हरी मटर की दाल बताएंगे, मैं कागज कलम सब तैयार रखी हूँ। ये लगाया इन्होंने, चलाया तीर। चलिए, तो चला एक खूबसूरत सा गीत। अरे इससे पहले ये तो बता दें कि सखी विशेष में आज हम बात करेंगे लीला मिश्रा जी की, यानी कि मौसी की। क्या बात है, मेरी बात होगी आज? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए बुआ, तो ये गीत सुनवा दें अपने श्रोताओं को।
सजी मेरा ढोले, पायल न जाने क्या बोले रे, नन्हा सजी मेरा ढोले। तो क्या बात है। देखो भाई, ऐसा है कि हमारे साथी लोग हैं, कुछ कुछ फिल्में देख लेते हैं, और हमारे साथी ने यही लिखा है कि कल रात ही मोबाइल पर फिल्म देखी, बातों बातों में, जिसमें लीला मिश्रा जी एक पारसी महिला का रोल निभाती हुई दिखती हैं। फिल्म सौदागर, और इन्होंने अमिताभ वाली, दुल्हन वही जो पियामन भाई, नदिया के पार, शोले, और न जाने कितने अनगिनत बातें इन्होंने लिख दी कि अनगिनत फिल्में हैं उनकी। और वाकई लीला मिश्रा की हम बात कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 जनवरी 1908 में आगरा की जमींदार फैमिली में हुआ, और शादी मात्र 12 साल की उम्र में हो गई, जैसा कि उस समय होता था। और उनके पति का नाम राम प्रसाद मिश्र था, और सिर्फ 18 साल की आयु में वो 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। अब शादी जल्दी हो गई थी तो बच्चे भी हो गए। और लीला भले ही रूढ़िवादी परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन उनके पति राम प्रसाद आज़ाद ख्याल वाले व्यक्ति थे, और उनका अक्सर मुंबई में आना जाना होता रहता था। वो सिनेमा को काफ़ी पसंद करते थे, इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता वो कई फिल्मों में साइलेंट रोल्स किया करते थे। अच्छा, कितनी मज़ेदार बात है ना कि जब राम प्रसाद जी के एक मित्र मामा शिंदे उनके घर गए और उन्होंने लीला जी को पहली बार देखा, और देखते ही कह दिया कि भाई इन्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए। कैसा लगा होगा ना लीला जी जब आगरे से गई होंगी, मुंबई आई होंगी, मतलब। बिल्कुल। तो फिर जाहिर है, लेकिन लीला जी ने उनकी इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में जब उनके पति ने उनको फिल्मों में काम करने के लिए समझाया, तब वो राजी हुई। तो ऐसे शुरुआत हुई। हाँ बिल्कुल। और वो क्योंकि आज़ाद ख्यालों के थे, तो उन्होंने उस जमाने में उन्हें कहा कि नहीं, तुम करो काम। कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात है। और फिर 1936 में आई उनकी फिल्म सती सिलोचना में दोनों लीला और उनके पति राम प्रसाद ने एक साथ काम किया, और इस फिल्म के लिए राम प्रसाद को 1 महीने के 150 रुपए मिलते थे, जबकि लीला को बस। इस फिल्म में लेकिन 150 रुपए की कीमत होती होगी। अरे उसके आगे तो देखो कितने ज्यादा मजेदार अंक हैं। और इस फिल्म में 1 महीने के पूरे 500 रुपए मिलते थे लीला जी को। तो लीला को राम प्रसाद से 2 गुने रुपया इसलिए मिला करता था क्योंकि उन दिनों फिल्मों में फीमेल कलाकार कम होती थी, और उन्होंने चित्रलेखा, रामबाण, शीश महल, आवारा, दाग, प्यासा, लावंती, लीडर, बहू बेगम और अमर प्रेम जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। तो भाई लगभग ये तो 3 गुना हो गया 150 के एवज में 500। और बहुत सारी यही सब बातें हमारे साथियों ने भी साझा की है, संदेश में लिखकर भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। और बड़ी मज़ेदार बात एक और है कि उन्होंने कई शर्तें जो रखी, उनमें से ये 2 शर्त बड़ी महत्वपूर्ण है कि किसी भी फिल्म में रोमांटिक सीन नहीं देंगे, भाई रोल ही नहीं करेंगी, और दूसरी शर्त की कभी भी अपने सिर का पल्लू नहीं उतारेंगी। अब लीला जी को ये देखकर हैरानी होती है ना कि फिल्मों में हीरो के साथ इंटीमेट सीन करने को फिल्म की डिमांड वैसे तो कहा जाता है, बड़े मजे से ना, केवल रोमांटिक सीन क्या, बहुत सा अजीब अजीब सीन जिसको हम लोग कह सकते हैं, लेकिन लीला जी ने फिल्मों में इस तरीके के सीन करने से साफ इनकार कर दिया। शायद बुआ जी उन्होंने लीड रोल्स छोड़ दिया, हाँ बिल्कुल छोड़ दिया। और भाई उनका जो अनोखा अंदाज और डायलॉग बोलने का तरीका हम लोगों को बहुत पसंद आता ही है कि नहीं। जय संतोषी माँ में उनके अभिनय के लिए बहुत सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भोजपुरी फिल्मों में भी आपने अभिनय किया। 80 साल की उम्र में तक वो मतलब रही हमारे साथ इस दुनिया में। बिल्कुल। और लीला मिश्रा को जो है उनके मामा शिंदे नामक मामा शिंदे थे, उन्होंने जो दादा साहब फाल्के के नासिक सिनेटोनिक
में काम करते थे, उन्होंने उनके पति को फिल्मों में काम करने के लिए बनाया। और उन दिनों फिल्मों में ऑफ कोर्स महिला कलाकारों की भारी कमी थी, और ये सब तनख्वाह से स्पष्ट तो था जो मिश्रा को तब मिली थी लीला जी को। और जब वे शूटिंग के लिए नासिक गए थे, जबकि राम प्रसाद को 1,000 रुपए वेतन पर नौकरी पर रख लिया गया था, लीला मिश्रा को प्रति माह 150 रुपए की पेशकश की गई थी। 500 रुपए प्रति माह। हालांकि कैमरे के सामने उनका प्रदर्शन बहुत मतलब बहुत, हम लोग उनको बहुत पसंद करते थे, बहुत पसंद करते थे। तो भाई देखो, सब तरीके के उनके अनुभव थे, लेकिन एक बड़ी मजेदार बात जो हम लोगों ने सुनी है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि क्या हुआ कि एक अभिनेता ने संवाद बोलते समय, जो उनका पति नहीं थे भाई, उस फिल्म में थे उनके पति, चारों ओर अपनी बाह रखने की उनकी आवश्यकता थी, जिसे करने के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो होनहार ये फिल्म थी, और होनहार नाम एक अन्य फिल्म में काम करते समय उन्होंने इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें जाहिर है कि इसी तरह से शाहू मोदक के सामने एक नायिका के रूप में लिया गया था, उन्हें गले लगाना था, उन्होंने इसको भी मना कर दिया। मतलब ये बड़ी बात है कि दृढ़ता से अस्वीकार करना, और इतना ज्यादा मेहनताना मिलने के बाद भी। अब जाहिर है कि चूंकि कंपनी कानूनी तौर पर कमजोर स्थिति में थी, इसलिए वे उन्हें फिल्म से बाहर नहीं कर सके, जो उनके लिए वरदान साबित हुई, और उन्होंने फिल्म में मोदक की मां की भूमिका की पेशकश कर दी। अब सोचिए, जिसमें वो हीरोइन बनने वाली थी, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ऐसी अभिनेत्री जो सिर पर पल्ला रखे। और ऐसे फैसले लेने के लिए भी बहुत हृदय चाहिए होता है। और फिल्मों में लीला जो भी किरदार निभाती थी, उसमें बिल्कुल जान फूंक देती थी बुआ जी। तेज तर्रार डायलॉग, उनके बोलने का स्टाइल, और बोलते वक्त चेहरे के हाव भाव का अंदाज लोगों के दिलों को घर कर गया। तो दो लोगों के दिलों में घर तो करेगा है कि वो तो कहती है कि हम एक्टिंग नहीं बोलते हैं, जैसे वैसे बोलते हैं वैसे फिल्मों में बोल देते हैं, और क्या। हाँ, तो यहाँ पे हम ले लें एक बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो भाई आज लीला जी की याद का दिन है, और हम उन्हें याद कर रहे हैं, और उनकी तमाम, जो ऐसे कहा ना कि वो जैसी उन्होंने बताया बेबाकी थी उनके व्यक्तित्व में, वही उनके डायलॉग में भी दिखाई देती थी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लीला मिश्रा ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया, और आपको पता है जब पहली बार फिल्म के सेट पर वो पहुंची, तब उन्होंने सिर पर पल्लू ले रखा था, और वो बिल्कुल गांव की देसी अंदाज में सेट पर पहुंची, और आगे चलकर सिर पर पल्लू ही उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। भाई बात तक की अगर हम बात करें तो शोले बराबर याद आता है, कैसे वो मौसी बनकर बैठी रही और मजे से बातें करती रही, अमिताभ बच्चन उन्हें समझाते रहे। और कहते हैं कि 5 दशकों तक, कहते क्या है 5 दशकों तक लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाली लीला जी ने कभी भी फिल्म नहीं देखी। ये बड़ी खास बात है, क्योंकि उनका मानना था कि टिकट और टैक्सी पर पैसा खर्च करना फिजूल है, इससे अच्छा तो वो घर में रामायण का पाठ करना पसंद करेंगी। तो बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाली ये जो अभिनेत्री, कलाकार, अदाकारा हैं, उन्होंने फिल्म नहीं देखती थी, ये बड़े अचरज की बात है। ज्यादातर स्टार्स को भी नहीं पहचानती थी, एक्टर्स को भी नहीं पहचानती थी। राजेश खन्ना के साथ काम करी थी, किसी ने बताया कि ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो वो बस बिल्कुल अपने काम से काम रखना और बस व्यक्तित्व में जीती थी। शोले, दिल से मिले दिल, गीत गाता चल, नदिया के पार, अबोध, नानी माँ के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। और आज की तारीख जो है वो 17 जनवरी सन 1988 को 80 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी ही फिल्म उपहार से एक गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। बिल्कुल।
क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत था ना, बहुत मीठा सा, प्यारा सा। तो हम समझ रहे हैं कि यही कहना चाह रही हो कि बस ऐसे ऐसे गीत सुने, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बिल्कुल। लेकिन भाई बाकी लोगों का क्या करें जो आके बताते हैं। सच में बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, ऐसे लोगों का क्या करें? ऐसे लोग कुछ नहीं करेंगे, आपको अपने अंदर एक प्रभावित फिल्टर नहीं होना आपको। वो छन्नी लगा लो अपना, छन छन के आएगी बातें, बस वही सार सार को गही रहे। कहाँ लगाया जाए, जहन में ना, दिमाग जहन में लगाना पड़ेगा। वैसे नहीं कि माथे पे पट्टी मत बांध लेना, पता लगा इन्हें बांध के घूम रही है कि इनकी बुआ ने कहा था छन्नी लगा लो, है ना, मलमल का कपड़ा लगा, मलमल का कपड़ा लगा लो, उसको कपड़ छान कहते हैं। अच्छा, कपड़ छाने, मैंने पहली बार कपड़े से छानना। अच्छा, हाँ, आयुर्वेदिक की जो दवाएं होती हैं उनको कपड़ छान किया जाता है। बताएंगे इसके बारे में। बड़े खुश होते होंगे ऐसे खास शब्द आपसे सुन के, लगता है बुआ जी बिल्कुल बगल वाले घर में रहती हैं। हमारे श्रोता सब जानते हैं और बहुत समझदार हैं। इन्होंने देखिए कितनी अच्छी बात कही कि विचारों की क्वालिटी पर ध्यान दें। बहुत अच्छा विषय है, किंतु इससे पूर्व ये जानकारी प्राप्त कर लेना उचित होगा कि ये विचार उत्पन्न कैसे हुआ करते हैं। फिर उसकी क्वालिटी ही नहीं अपितु उसकी क्वांटिटी पर भी ध्यान रखना चाहिए। क्वालिटी यानी गुणवत्ता, क्वांटिटी यानी विचार प्रवाह की मात्रा। अक्सर बहुत तेरे ऐसे इसमें कुशल नहीं हुआ करते हैं, फिर ये कुशलता ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण भी करने में सहायक होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के विषयानुसार विचार तो अपने स्वरूप में आते हैं और वे अपने अभिव्यक्ति की अपेक्षा भी करते हैं, किंतु यहीं पर उनके गुणवत्ता और मात्रा का प्रश्न आ जाता है, जिसे प्रायः अपने स्वभाव के अनुसार नजरअंदाज कर दिया करते हैं, क्योंकि इसके प्रति उसके अभिव्यक्ति का प्रवाह वेग भी जिम्मेदार हुआ करते हैं। फिर भी संतुलन तो जीवन के हर क्षेत्र में ही अपेक्षित है। बहुत सुंदर, ओहो, बहुत जरूरी बात है, बड़ी मतलब बहुत अच्छे संदेश भेजे ना हमारे श्रोताओं ने। हाँ, अब देखिए कुछ कह रही थी आप। नहीं, इस बात में बहुत प्रवाह था, थक गए। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो मैं देखता, सुनता, पढ़ता हूँ वही मेरे विचार, फिर शब्द, अंततः मेरे कर्म बनते हैं। हाँ, जन्म जन्मांतर के कर्मों और संस्कारों का भी इसमें योगदान है। योग, ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा का भी असर अवश्य होता है। जीवन के सौंदर्य शास्त्र का मूल हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है। विचार ही हमारे आचरण का निर्धारण करते हैं, जो सामाजिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें मानवतावादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार अपने विचारों को आधुनिक नजरिए से परिष्कृत करते रहना चाहिए और अंततः हमारे विचार ही इसका निर्धारण करते हैं कि हमारी चेतना उत्कर्षोन्मुखी है या अपकर्षोन्मुखी है। इसीलिए जरूरी है कि आत्म परिष्कार की प्रक्रिया सतत चलती रहनी चाहिए। क्या बात है, मतलब बहुत गहरी बात कह दी इन्होंने। तो आत्म परिष्कार तो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग बात इस विषय पर कर रहे हैं। लेकिन जब विचार आते हैं तो जाहिर है कि इन सब चीज़ों पर जैसे ताला लग जाता है, हम सब भूल जाते हैं। हमारे साथी लिख भी रहे हैं कि विचार की ताकत सफलता के दरवाजे खोलती है, इसलिए विचारों की क्वालिटी को नज़रअंदाज न करें। तो सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अच्छे विचार हैं सिर्फ उनको हम आने दें और बाकी सबके लिए ऐसे फिल्टर लगा दें। यही जो आप कह रही थी, कपड़ छान, है ना? हाँ, कपड़ छान करना पड़ेगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि विचारों को वश में रखो, यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। वाणी को वश में रखो, यही तुम्हारा कर्म बनेगी। कर्मों को वश में रखो, यही तुम्हारी आदतें बनेंगे। और आदतों को वश में रखो, यही तुम्हारा चरित्र बनेंगे। और चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। क्या बात है। तो कुल मिलाकर है कि स्वामी विवेकानंद के विचार थे। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने जो भी हमें दिए विचार, सुभाषित कहे, वो हमें गांठ बांधने जैसा ही है। बिल्कुल। तो बात तो सही है कि विचार तो असंख्य आते हैं और चले भी जाते हैं, कुछ चिंता के, कुछ खुशी के। महत्वपूर्ण ये है कि विचारों को शब्दों में परिवर्तन न करें। विचारों को शब्दों में परिवर्तन न करें। जैसे जय जवान जय किसान, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तभी विचारों का महत्व होता है। विचार शक्तिशाली बनाते हैं। तो देखो, ऐसा है ना कि बात जो हम लोग कहना चाह रहे हैं ये तो बहुत सारी परिभाषाएं हो गई, लेकिन व्यावहारिक बात अगर हम करें तो विचार तो आते हैं, अच्छे बुरे सब आते हैं। कभी कभी बहुत कहने के लिए हम बार बार कहते हैं कि नकारात्मक विचार हैं, उन्हें दूर कर दें, लेकिन कुछ सकारात्मक विचार होते हैं। किसी ने बहुत आपके लिए भले के लिए कहा, हमें लेकिन नहीं जच रहा है, या आपको लग रहा है कि ये थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे आ रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, बाधा हो रही है, तो आप उसको भी छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जितने सकारात्मक विचार हैं, जो बहुत अच्छे हैं सुनने के लिए, वो आपके लिए अच्छे हों। ऐसा भी होता है ना? हाँ, बिल्कुल होता है। तो आपके लिए क्या अच्छा है ये आपको समझना होगा। कभी कभी क्या होता है कि इस समय वो चीज़ हमें नहीं अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी होगी, कल सुबह सुनेंगे तो शायद बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन इस समय अगर आप
ऐसी स्थिति में हैं कि कुछ विचार आ रहे हैं और आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप डाइवर्ट कर लीजिए, कहीं और अपना मन ले जाइए, कुछ और खुशी का काम करिए। इसके लिए क्या हम लोग बाग बगीचे में भी घूम सकते हैं? बिल्कुल चले, लेकिन वो नहीं, अभी नहीं, अभी बिल्कुल 4 बजे के अच्छा, बाद जाओ। अच्छा ठीक है ना, यहाँ पे बहुत हरियाली है और हम घूम बहुत सकते हैं सुंदर, वहाँ ढेर पे। सारे हमारे साथी। लेकिन वो ये भी होता है जी। कि अगर किसी और ने आपके प्रति कोई विचार व्यक्त किया है, जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि वो सकारात्मक दृष्टि से उन्होंने ये बात कही हो, लेकिन आपको वो बात पसंद नहीं आई, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उससे अपने आप को प्रभावित कर लें, आप उससे उदास हो जाएं, निराश हो जाएं। अगर आप जिस भी स्थिति में है, आपने उसके लिए मेहनत की है, आपने उसके लिए बहुत काम किया है, तो और आपको उससे खुशी मिलती है, तो फिर आप बिल्कुल आप प्रभावित ना हो और उससे दुखी ना हो जाएं, बीमार ना हो जाएं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, कोई बहुत जिम करके, दौड़ करके, योग करके और एक्सरसाइज करके कोई बहुत अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता है, और अगला कहता है आपने 5 किलो वजन कम किया था और सब लोग कहने लगे लो तुम्हारा तो चेहरा एकदम मुरझा गया है। उन्होंने मुझे कहा रौनक ही चली गई। मैंने कहा रौनक को भगाया है मैंने। हाँ, भगाया है हमने, ये हमारा, और मैं खुश हूँ बस, है ना। तो फिर क्या इसमें दिक्कत है? तो थी दिक्कत ना, रौनक चली गई थी, वो उनके जेब में चली गई थी। था जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसा ही होता है अक्सर। क्या होता है कि एक और भी बात है, इसके साथ साथ कभी कभी हमारा जैसे मोटापा बढ़ जाता है, हमारे जैसे है, तो कुछ लोग कहते हैं, तो हमने जैसे कहा किसी और से कि भाई हमारी भाभी वो कह रही थी कि मोटी हो गई हो, थोड़ा दुबले हो जाओ। अच्छा, वो कह रही थी, वो खुद कितनी मोटी है, बताओ जरा। तो ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन वो हमारे भले के लिए कह रही थी। बहुत सारे लोग खुद ऐसा सोचते हैं कि अच्छा भाई आप तो मत बोलो, आप खुद ऐसे रहती हैं। ऐसा नहीं है, वो मोटी हैं तो वो समझ रही हैं क्या तकलीफ है, इसलिए भी इस बारे में राय दे रही हैं आपको। तो कुछ चीज़ों को हम अच्छे तरह से भी ले सकते हैं, हर बार हर चीज़ को टोकना टाकना बुरे तौर पर ना लें, तो इससे विचार बनते हैं। और गीत सुनते हैं तो विचार अपने आप छन जाते हैं। नहीं, मैं गीत नहीं सुनाऊंगी अभी, मैं ऐसा अंतराल लूंगी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। मैं हूँ राजश्री त्रिवेदी और मैं हूँ बुआ। भाई ऐसा है कि ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझ भी सकते हैं इसको। किसी की बातचीत, उनके विचार से पता लग जाता है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व क्या है। सोशल मीडिया पर अनाप शनाप झूठी सच्ची बातें पढ़ सुनकर अंधाधुंध भेड़ चाल की चलन में विचारों की क्वालिटी कैसे परखा जाए। तो हम क्यों किसी के विचारों की क्वालिटी परखें? मतलब हम तो अपने विचार के लिए थोड़ा सजग रहिए, आत्मविश्लेषण करिए, आत्मचिंतन करिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो अपने आप, अगर अच्छा सब लोग, जैसे अब 4 लोग बैठे हैं, हम सब अपने अपने बारे में सोचें अच्छा और अच्छा करेंगे तो अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। तो ये भेड़चाल वगैरह सब अपने आप खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। बिल्कुल। और एक छोटा सा मैसेज और पढ़ लेती हूँ कि अपने मन में नफरत, क्रोध, प्रतिशोध, आवेश जैसे नकारात्मक विचारों की क्वालिटी को खराब करते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात। गाना सुना रही हूँ।
अच्छा, तो एक बात है, ये जो बालमा लोग होते हैं बहुत नादान होते हैं, है ना, दिल की बात समझ ही नहीं पाते, तो वहाँ विचार खुद ब खुद फिल्टर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नादान बन जाइए, कभी कभी जरूरत पड़े तो नासमझ भी बन जाइए कि आप क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो अक्सर जिसको कहते हैं आजकल की भाषा में कि पोकर चेहरा बना लीजिए आप, अच्छा ऐसे बैठे हुए हैं, अच्छा लुक थ्रू जिसको कहते हैं, हाँ लुक थ्रू है, बस हम तो कहीं खोए हुए हैं, आप बोल रहे हैं ठीक है। तो अगर जरूरी है और आपको लगता है कि ये जो सामने वाले कुछ कह रहे हैं तो हमारे अंदर मतलब एक तरह से क्या होता है, जब कोई कुछ कहता है तो हम विचार उसके हिसाब से बनाना शुरू करते हैं हम, तो वो ना पकाएं तो बेहतर है। और एक श्रोता ने क्या कहा लिखा है कि विचारों की क्वालिटी पर ध्यान दें, साथ में क्वालिटी कंट्रोल पर भी ध्यान देना ऐसा उतना ही आवश्यक है। सकारात्मक क्रियाशील सुविचार होना चाहिए, स्वयं को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना चाहिए। अगर मेरे जैसे सेवानिवृत्त वरिष्ठ हों तो विविध भारती के साथ जुड़े रहने में फायदा ही फायदा है। क्या बात है, और आपके साथ जुड़े रहने में हम लोगों के लिए भी फायदा ही फायदा है। बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने बता दी और बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना कि बिंदुओं की ओर इशारा किया जिनके बारे में शायद हम भी नहीं समझ पा रहे थे। तो ये विचार एक सहज क्रिया है, जो वश में नहीं आते हैं, सहज रूप से चलते हैं। बस ख्याल रखें कि बुरे ख्याल में न उलझें, अगर आते भी हैं तो एक पल रुक कर सोचें कि क्या ये उचित है, बस समाधान हो जाएगा। कितनी प्यारी सी बात हमारे साथ में लिखकर भेजी है। 2 लाइन का संदेश है कि विचार की ताकत सफलता के दरवाजे खोलती है, इसलिए विचारों की क्वालिटी नजरअंदाज ना करें। तो बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा विचार करिए, विचारों के लिए भी थोड़ा सा विचार कर लीजिए। देखिए जैसे हमारे साथी ने कहा, थोड़ा ठहर जाइए, कहीं आपको लगता है बहुत उलझन है, गहरी गहरी सांसें लीजिए, जैसे हमारे साथी और भी कह रहे हैं, ध्यान करें, प्राणायाम करें, ये सब बहुत मददगार साबित होते हैं। प्रार्थना करके सोएं, सोते वक्त बहुत विचार आते हैं, तो अगर प्रार्थना करके हम सोते हैं तो अपने इष्ट की जिसकी आराधना आप करते हैं, देखिए फिर किस तरह से आप बहुत गहरी नींद में जाएंगे। तो कुछ अच्छा सुन भी सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं, तो वो सारे विचार फिर आपके है ना बुआ जी, बिल्कुल पूरा अपना रास्ता बदल देंगे, और जिनको हम नकारात्मक कहते हैं वो सकारात्मकता में बदल जाएंगे। तो कुछ ऐसी कोशिश हमारी है कि भाई आप अच्छे से हंसी खुशी रहें, और केवल अपनी आंखों देखी, कान से सुनी बातों पर विश्वास करें। कोई कह रहा था कि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इससे बहुत गलतफहमी हो जाया करती है। ये हमारे साथी ने लिखा है भाई। मैं समझ गई, वही लोग लिख रहे हैं और हम उसी को, मतलब हम जब बोलते हैं तब कैसे समझ लिया, और जब कोई साथियों की बात करते हैं तो कैसे समझ जाती हैं? आप फोन में देख के पढ़ रही थी ना, तो इसलिए आपकी नजरें नीचे थी। अगर आप मुझे देख के बोल रही होती तो मैं समझ जाती कि आप अपने विचार। कल हम बिल्कुल रट के ऐसे सामने देख के बोलेंगे और फिर हम देखेंगे, आप क्योंकि वो हमारे कार्यक्रम के कुछ समय पहले ही सारे, बस जब गीत बजेगा तो हम रट लेंगे। क्या समझ रही हैं? और क्या, श्रोताओं के लिए कुछ भी कर लेंगे। शनिवार है, कल हम यहाँ नहीं होंगे। हाँ, हम मिलेंगे बाद में, और हम बहुत सारे विषयों की जब हम बात करते हैं तो अगले हफ्ते हम कार्यक्रम में एक और विषय बड़ा खास लेकर हाजिर होंगे। थोड़ा सा एक लाइन बता दें विषय का शीर्षक, और वो है कि सेहत 4 तरह की होती है, तो उसके बारे में हम बात करें। तो कौन कौन सी सेहत होती है 4 तरीके की, इस पर आप थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। और एक संदेश है कि सीधे सीधे किसी का नाम नहीं लेना चाहते हो और अपने मन की बात या किसी को कुछ बोलना चाह रहे हो, तो हम किसी का भी नाम न लेते हुए भी यही कह सकते हैं। कोई कह रहा था, अब सामने बोलने वाले को सोचने दो कि वो कोई कौन है। वैसे कोई भी नहीं है, यही विचारों की क्वालिटी खराब है। क्या उदाहरण दिया है दोनों चीजों को मिलाकर बड़े ठीक ढंग से बताया है। कोई कह रहा था इस बात पर ध्यान कम देना चाहिए, क्योंकि हर कहानी के 3 पहलू होते हैं, एक जो सुनता है, दूसरा जो कहता है, और तीसरा जो सच है। इसलिए अक्सर कान के कच्चे लोग कही और सुनी गई बातों को सुनकर और सच मानकर अच्छे दोस्तों को खो दिया करते हैं। जो आदमी आपके सामने किसी का नाम लेकर कहेगा वो ऐसा आपके बारे में बोल रहे थे, मतलब चुगली करेगा, उससे ये उम्मीद कभी ना करिएगा कि दूसरे व्यक्ति के सामने आपकी तारीफ ही करेगा। तो ये बात भी सही है कि अगर किसी और के बारे में बता रहे हैं तो आपकी बात भी वो कहीं और बताएंगे। तो ध्यान रखिए। और एक बात और है कि ये जब होता है ना, कोई भी जैसे कहता है, हमारे साथ में भी एक बार किसी ने कहा कि मैंने सुना तुम हमारे बारे में ये कह रही थी, वो कह रही थी, तो हमने कहा कौन कह रहा था, नाम बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं बताएंगे।
तो हमने कहा फिर तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है। नाम अगर नहीं बता रहे हैं तो हमें इस पर कोई भी तथ्य नहीं समझ में आ रहा है, हम विश्वास ही नहीं करते। आपका मर्जी है तो अगर आप बोलते रहें, मैं विश्वास नहीं करने वैसे लोग अक्सर यही कहते हैं कि हमने सुना है या कोई कह रहा था, ये दो शब्द, ये जो लाइनें हैं ना, अच्छा, कोई कह रहा था और हमने सुना है। अच्छा, बड़ा मजा क्या आता है, कुछ हमारे साथी, हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी हम लोगों के साथ भी होता है कि ऐसी बात में रस बहुत आता है ना, रस और नहीं अपने ही बारे में सुनते हैं कि देखो तुम्हारे बारे में कोई कह रहा था, देखो भाई नाम हम नहीं बता सकते, तो लगता है कि बात की कहते हैं ना कि महत्ता और बढ़ जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, लगता है जरूर बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन बिल्कुल थर्ड डिग्री की बात होती है। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि कोई क्या कह रहा था उसे कहने दो, बस अपना कर्म करते रहो, विचारों में गतिशीलता रहनी चाहिए, सदैव सुविचार रखने चाहिए, दिमाग में सोच सदा सकारात्मक होनी चाहिए, जितना भी हो सके अपने आप को स्वयं व्यस्त रखना चाहिए, जितना खाली समय मिलेगा उतने ही अनाप शनाप विचार उभर कर सामने आएंगे, जिसके कारण तनाव उत्पन्न होगा, और यदि अपने कार्य में व्यस्त रहें तो तनाव पास भी नहीं भटकेगा। रेणु जी और राशि जी, क्या बात है, बहुत सही बात आपने कही, और भाई यही सारी बातें हम भी कह रहे हैं। और व्यस्त रखने की जहाँ तक बात होती है, कहीं इधर उधर आपको घुमाने फिराने की बात होती है, तो हम बस घूमते फिरते पहुंच जाते हैं और गीत सुना देते हैं। तुझे क्या पता दिल में है क्या अरमां, ये समा फिर कहाँ आ भी जा। कोई कह रहा था कि देश की सुरीली धड़कन विविध भारती ही नंबर 1 है, तो मैंने कहा कि ये तो जग जाहिर है, सभी कहते हैं। जग जाहिर तो है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि शॉर्ट पेपर उपलब्ध है और भी चीज़ें हैं। ऐसे एक पता है किसी ने बोला जैसे कि ना वो घुइयाँ होता है ना, अरवी,
तो उसको खाने से बादी होता है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद अगर भैंस का दूध पी लो ना तो वो भी बासी, अगर तो घुइयाँ जो है वो बादी नहीं करती है। ऐसा हाँ हो सकता है, वो बता रहे हैं तो जरूर ऐसा होगा। जी नहीं बिल्कुल। उन्होंने जब हमने पूछा हाँ। कि कहाँ पढ़ा, तो उन्होंने कहा नहीं हमें कोई बता रहा था। तो ऐसे करते करते पता ही नहीं चला कि मूल रूप से कौन बता रहा था। तो अच्छा। ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। और बस ऐसा ही होता है। हमारे साथी ने बड़ी प्यारी सी, हम लोगों ने जो उस दिन नहीं ऐसे कहानी कविताएं सुना रहे थे, वैसे ही इन्होंने भी लिखा है, कील पे हथौड़ी, सखी सहेली कार्यक्रम की ये सुपरहिट जोड़ी। क्या तो बात है। अब ये कह रहे हैं, खैर इसमें नाम तो इन्होंने लिखा हुआ है, भाई कोई नहीं कह रहा था, हमारे श्रोता कह रहे हैं, बड़े प्यारे श्रोता है। और बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन एक बात तो है कि अभी जब ये अरवी घुइयां की बात चल रही थी, हाँ। तो आप कुछ और पका रही थी उधर, हमने देखा। वो मैं सोची कि हरे चने की रेसिपी एक हमारे श्रोता ने भेजी जी, है। तो वो तो श्रोता ने भेजी है, तो बता दें वैसे, उसके बाद आप भी कुछ पकाने वाली हैं मुझे थोड़ी सी खांसी हो रही है, अभी आप बता दें। अच्छा, तो भाई इन्होंने जो बताया है हरे चने की, इन्होंने लिखा है कि हरे चने का हलवा है ये भाई। 500 ग्राम चने जो हैं वो मिक्सी में महीन पीस लें, जिसको बूट भी कहा जाता है, बहुत सारी जगहों पर होरहा कहते हैं। अच्छा, बूट, वो हरे चने को भी बूट बोलते हैं? वही वो सूखे वाले को बूट बोलते होंगे बुआ जी। जी नहीं, क्यों? ताजे वाले को। ताजे वाले का नाम कुछ और सूखे वाले का नाम कुछ और। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो बोलते हैं ना, उसको ही बूट बोलते हैं, उसको कह देंगे सूखा बूट, उसको कह देंगे हरा बूट। अच्छा, ऐसा और है क्या। अच्छा ठीक है, आगे। बिल्कुल। तो 500 ले लें, महीन पीस लें, 2 टेबल स्पून घी चाहिए या ज़रूरत के हिसाब से ले लें। कढ़ाई में डालकर सिकाई करें, यानी पहले घी डाल लीजिए और फिर उसके बाद इसको हरे चने को भून लीजिए उस पर। फिर 2 टीस्पून बेसन डाल दें ताकि चिपके नहीं। भूरा होने पर गर्म पानी डालें। जब ये भूरा भुन जाए, मतलब अच्छे से बेसन और ये भी, तो उसमें गर्म पानी डालें और पकने दें। जब पानी सूख जाए तो थोड़ा सा मावा डाल दें, मावा जिसको कि खोया कहते हैं। हाँ, खांसी नहीं आ रही है अभी ठीक हो गई ना। मावा का नाम आया और लपक पड़ी। चलिए खैर, मावा और शक्कर स्वाद के अनुसार डाल दें, वैसे थोड़ा मीठा हो तो ही मज़ा आता है। घी ऊपर आने पर इलायची पाउडर, बादाम कतर कर डाल दें, फिर सर्व कर दें। अगर सिका हुआ बगैर पानी डाले मिश्रण रखना चाहें तो 15 दिन तक खराब नहीं होता है और फ्रीजर में साल भर तक रख सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। साल भर तक? हाँ, फ्रीज। हलवा? अरे हलवा बना हुआ नहीं, पानी पड़ा हुआ नहीं। ये जो बता रही हैं कि घी डाल के जो आपने हरा चना और बेसन भूना था, वो आप रख सकती हैं। अच्छा, जैसे वो मसाला आप रखते हो ना, क्यों बना के उसमें ट्रे में, वैसे ही। मैं नहीं रखती हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं है बुआ जी। तो अभी तो हाँ कर देना था श्रोताओं के सामने। क्या झूठ है? नहीं बोलती ना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, एक फिल्म देखी थी मैंने इसलिए। सुष्मिता सेन और गोविंदा जी की क्या बात है, आपके मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको याद नहीं रहता और आप फिल्में बहुत कम देखती हैं। सब ड्रामा है, सब ड्रामा है। अच्छा, आप कोई कह रहा था बुआ जी के कोई कह रहा था कि चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कोई पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। तो बस यही, इसमें बुआ जी भी आती हैं। बुआ जी भी आती है। हाँ, मतलब क्या बता रही थी, कुछ भरता वर्ता बता रही थी। हाँ, मैं बता रही थी जिमीकंद का भरता, सूरन जिसे कहते हैं। हाँ, सूरन भी कहते हैं, ओल कहते हैं, और क्या कहते हैं? अच्छा, ओल भी कहते हैं। बड़ा आसान सा है, उससे अभी देखिए मौसम है, बहुत अच्छा ओल आता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में मुझे नहीं पता, मुझे पता है जिमीकंद कहते हैं, ओल कहते हैं। और आपने क्या कहा था? सूरन। सूरन भी कहते हैं। तो सूरन, तो इसको आप बस खूब अच्छे से धो लीजिए और फिर उसको आप पानी में, कुकर में उबाल दें। अच्छा। जब अच्छी तरह से उबल जाए वो, उसके बाद बहुत आसान है, उसे मसल लें। अच्छी तरह से मसल भरता का मतलब ये है कि उसको मसल लिया जाए। हाँ, है ना? मतलब मैंने कुछ लोगों को चटनी बोलते हुए सुना। अरे नहीं, आलू के भरते को चटनी कह दिया था। हाँ? थोड़ी हतप्रत कि ये क्या है ना? अब नाम नहीं बताएंगे आप, हमें पता है। नहीं, नाम कोई मैं कह रहा ले सकती हूँ। नहीं, मैं सही कह रही हूँ। तो उसके बाद वो जो है, उसमें आप लाल मिर्च जो है, उसको गरम तेल में लाल मिर्च और ये भी डाल सकते हैं, कलौंजी डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें और सबको भून दें। हाँ, नहीं, भूनना नहीं है बुआ जी, उसको तेल में अगर गरम किया तो डाल दें। उसके बाद उसको ओल में मिला दें, जिमीकंद में डाल दें। अच्छा। ऊपर से भी आप सरसों तेल डाल, बहुत से लोगों को सरसों तेल कच्चा नहीं पसंद है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है।
आपको पसंद है? हाँ, मुझे भी जैसे बहुत आलू का भरता हो, चाहे ये हाँ, इसका कच्चा बैंगन का सरसों हो, का तेल, तो उसमें हाँ। कच्चा सरसों का तेल डालिए, बस वो प्याज डाल डालिए। दे। वैसे तो कहते हैं कि वो अगले दिन खाने के लिए में तैयार ज्यादा होता अच्छा है। हाँ, लगता है। ज्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ा जिमीकंद तेल ज्यादा लेता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उसमें आप तेल डाल सकते हैं। सरसों सॉरी हल्दी जरूर डालें, वो बड़ा अच्छा अच्छा। पीला रंग आता है उसका। बस उसको रख दें, बहुत ज्यादा चीज देने की जरूरत नहीं है। क्या बात आपको है। मिर्च ज्यादा पसंद है तो मिर्च दे दे, लेकिन कलौंजी जरूर डालें उसमें। आप उसमें कलौंजी जिसको कि अजवाइन भी, काला जीरा कहते हैं। नहीं, काला जीरा नहीं फिर क्या, वही तो पूछ रही हूँ आपसे। देखिए मैं बहुत थोड़ा मंगरेला कहते हैं जिसको, हाँ, मंगरेल कहते मंगरेला हैं। कहते हैं, हाँ। जी, जो भरवा वाली सब्जियों में सब में डाला जाता है। हाँ। तो बहुत आसान है ये तो बनाना। बहुत आसान है, और आप बना के रखते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, क्योंकि जिमीकंद थोड़ा भारी होता है, भारी कहते होता हैं। है जी। तो उसको आप इसका थोड़ा नाम ही एलिफेंट फूट यम। अच्छा जी। एलिफेंट फूट यम। फूटियम, क्या बात है। फूट इसलिए यम। बहुत यमी है ये। यम्मी होता है। और आजकल जो सीजन है उसमें हरी मटर बहुत आ रही है, तो हरी मटर के दाने ले लीजिए आप, और उसको मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लें। और फिर घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल भी कर सकते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं, वो 1 टेबल स्पून डालकर कढ़ाई में, उसमें अदरक, हरे मिर्च डाल दें, पहले जीरा, राई जीरा, अदरक हरी मिर्च डाल दें, हींग डाल दें, हल्दी डालें, और इसको डाल के अच्छी तरीके से भून लें। और उसके बाद चाहें तो जैसे कि मुंगौड़ी वगैरह भी अगर आपके पास है, कुड़हौरी मुंगौरी कुछ, तो वो भी आप इसमें भून के डाल सकते हैं, वो बहुत स्वादिष्ट लगेगी। खूब अच्छी तरह से भून लें इसको। जब भून जाए इसमें तब गर्म पानी डाल दें, नमक डाल दें। कुछ लोग इसमें छोटे छोटे आलू भी काट के डालते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। आलू उबला हुआ या कच्चा? कच्चा डाल दीजिए, जैसे कि मटर पकेगी तो ये भी पक जाएगा अपने आप, बिना कुछ कहे शांति से पक जाएगा। तो उसको बना लीजिए, और उसके बाद दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत मजा पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप मतलब बस अब गाना सुना दीजिए। बीमार मोहब्बत का इतना सा फसाना है, मरता है कोई तुम पर, जीने का बहाना है। ओ सांसें हैं तो उलझी सी, दिल है तो दीवाना है, मरता है कोई तुम पर, जीने का बहाना है। ओ बीमार मोहब्बत का। सीखे है मेरे दिल ने अंदाज तेरे दिल के, सीखे है मेरे दिल ने अंदाज तेरे दिल के। कुछ और भी दीवाने बेचैन हुए मिलके, पहलू में कसक सी है, होठों पे तराना है, मरता है कोई तुम पर, जीने का बहाना है। ओ बीमार मोहब्बत का। दिल में तेरी सूरत ने एक शम्मा जलाई है, दिल में तेरी सूरत ने एक शम्मा जलाई है। ये रात मोहब्बत की तकदीर से आई है, धड़कन की सदा सुन लो, खामोश जमाना है, मरता है कोई तुम पर, जीने
का बहाना है। ओ बीमारी मोहब्बत का इतना सा फसाना है, मरता है कोई तुमको, जीने का बहाना है। ओ बीमारी मोहब्बत का। बुआ जी, एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर वजीर आगा का हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। वो खुश कलाम है ऐसा कि उसके पास हमें तवील रहना भी लगता है मुख्तसर रहना। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये भी विचार है। बिल्कुल सही बात है कि किसी के पास आप हैं भी और थोड़ा भी रहते हैं, जितना भी रहते हैं तो मुख्तसर सा लगता है। बहुत सुंदर। और क्या बता रही हैं आप? भाई देखो, कुल मिलाकर भाई जो आज हम लोगों ने बातें की, उन्हीं के बारे में हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि लीला मिश्रा जी की अगर हम बात करें तो उनके व्यक्तित्व से वाकई एक चीज़ सीखने को मिलती है कि आप अपनी शर्तों पर भी काम कर सकते हैं, और सफलता जितनी भी मिलती है आप उसको मान लें कि यही हमारा पैमाना था, यही हमारी अंतिम लाइन थी और वहाँ तक ही हमें जाना था। और अच्छा, एक बात है कि जब सफलता की बात आती है किसी भी प्रतियोगिता में, जब हम हिस्सा लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो जीत वाली ललक रहती है या चाह रहती है, लालच रहती है, उस वजह से हम अक्सर उसमें हिस्सा भी नहीं लेते। ऐसा है ना? या बच्चों को हम डाल देते हैं कि इसमें तुम्हें फर्स्ट आना है, तो बच्चे डर के मारे बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताओं में नहीं जा पाते, जबकि प्रतियोगिता में हिस्सा लेना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और हाँ, हार और जीत तो कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं रखता। कम से कम आप हिस्सा लें और वो आपके अगर बच्चे हैं खासकर तो उनका व्यक्तित्व निखरेगा उससे। आप चीज़ों को आत्मसात करें, उसको स्वीकार करें, ये भी सिखाता है आपको। जी हाँ। तो यहाँ पर देखो भाई, यही हम कहना चाहते हैं कि बच्चों के लिए ही ये बात है, और ये हम अभिभावकों से ही कहना चाहते हैं कि बच्चों को जीत हार से न जोड़ें किसी भी चीज़ में हिस्सा लेने के लिए, बल्कि ये कहें कि तुम्हें हिस्सा लेना है, चाहे कुछ भी आए, पीठ थपथपा दें उसकी। बच्चा चाहे वो सबसे पीछे रहे तो भी उसकी पीठ थपथपाइए कि बेटा बहुत अच्छा तुमने इसमें हिस्सा लिया। अब देखिए ना, एक मैसेज आया है कि गंभीर हो गई कोई कह रहा था कि बुआ जी बनारस की हैं। कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो ओहो, बड़ा मजा आया। कोई कह रहा था कि हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश हम तक भेजे हैं हमारे कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बुआ जी। नमस्कार। और श्रोताओं आपको भी नमस्कार, राजेश त्रिवेदी की ओर से।